अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं नजम सेठी शो और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, हम जानते हैं आजकल मौजूद बहस एक ही चीज़ है, आर्मी चीफ की तैनाती। अब मेरे बस होने पे डिपेंड नहीं ना करता। अब खबर ये है, इतने बयानात आ रहे हैं तो वो बयानात तो मुझे आपसे डिस्कस करना होंगे ना। बयानात से शुरू करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने दो बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री की समरी ना आना आइन की खिलाफ वर्जी है, और दूसरी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि जो नामों की फहरिस्त है उसमें अहल शख्स का नाम ना आना या अहलियत ना रखने वाले का नाम आना, दोनों बातें गलत होंगी और अगर ऐसा हुआ तो अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह हैं वो कहते हैं कि समरी आए या ना आए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। और जावेद लतीफ़ हैं, वो कहते हैं कि सब ठीक नहीं है। अगर आर्मी चीफ की तकर्री पर वज़ीर आज़म के इस्तेहकाक को कोई बुलडोज़ करेगा तो हम घुंघरियाँ डालकर नहीं बैठे हुए, हम बात क्यों नहीं करेंगे। ये बयानात क्या हैं? मुतज़ाद बयानात हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, मुतज़ाद बयानात क्यों आ रहे हैं? यार ऐसे है कि ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम तो है ना। सबसे अहम जो बयान है वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, कि उन्होंने नाम तो नहीं लिए मगर उसकी समरी मैं पैराफ्रेजिंग कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आसिम मुनीर साहब का नाम ना हुआ तो वो काबिल मंजूर नहीं है, अगर उसमें जनरल फैज़ का नाम हुआ तो वो भी मंजूर नहीं है। एक का नाम ना होना और एक का नाम होना, ये दो वो कहते हैं ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं ये हमारा हक है, समरी आए या ना आए, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का ये हक है। आफ्टर ऑल समरी जो है वो गवर्नमेंट ही बनवाती है, समरी GHQ से नहीं आती, समरी डिफेंस मिनिस्ट्री से आती है। डिफेंस मिनिस्ट्री GHQ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। डिफेंस सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट जो है वो GHQ नहीं करता, वो प्राइम मिनिस्टर करता है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न करती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर डिफेंस सेक्रेटरी को कहेगा उसको ओबे करना पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इसका नाम, ये 5 नाम बना के आप भेज दें, क्योंकि सारी सीनियरिटी की लिस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री में होती है, तो ये एक फॉर्मेलिटी है कि आप GHQ को कहते हैं जी आप ज़रा कि आप नाम भेज दें, फिर उनमें से हम एक सेलेक्ट करें ताकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहे। मगर किसी स्टेज पे भी अगर GHQ और गवर्नमेंट एक सफ़े पे ना हो तो कानून जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, आइन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि एक अदारा जो कि द आर्म्ड फोर्सेस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के में है और सेक्रेटरी उनका बॉस है, द सेक्रेटरी डिफेंस इज़ द बॉस ऑफ द आर्मी चीफ। राइट। तो ये नहीं हो सकता कि जो नीचे वाला है वो ऊपर ऑर्डर करे। हकीकत और बात है, मगर जो कानून है वो बड़ा क्लियर है। तो इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि ये जो सारी इश्यूज बने हुए हैं दे आर मीनिंगलेस, जो मर्ज़ी आप कर लें, इवेंचुअली हमने फ़ैसला करना है, कानून हमारे साथ है। मगर साथ साथ उन्होंने एक और बात भी कर दी, उन्होंने ये कहा कि एक का नाम अगर ना आया तो वो भी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और एक का नाम आया तो वो भी नहीं करेंगे। अब वो जाहिर है वो यही है कि मेरिट की जब बात वो करते हैं तो मेरिट में जनरल फैज़ बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। उनका ताल्लुक़ इमरान खान और एक सियासी जमात के साथ और एक इलेक्शन रिगिंग के साथ बनाया जाता है, और इसलिए वो समझते हैं अब्बासी साहब कि उनको इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर उनका बस बने तो वो तो उनको फ़ौज से बाहर निकाल दें। लेकिन समरी में तो आप ये देखें कि वो अगर एनलिस्ट करें उनको तो वो तो 5वें नंबर पर आते हैं। हाँ, सीनियरिटी के तो हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप 5 के 5 सीनियर्स मोस्ट जो हैं उनके नाम आए समरी में। यही तो इशू है। देखिए, अगर ऐसे होता तो ज़िया-उल हक 8वें नंबर पे थे, वो कभी ना आते। ठीक, तो और भी ऐसे बड़े केसेस थे कि आपने जो समरी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया, मैं फिर देता हूँ कि जब DG ISI बनाने जा रहे थे 1993 में, तो उस वक़्त समरी आई थी, जनरल आसिफ नवाज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उनकी GHQ से एक समरी गई थी कि ये 3 या 4 नाम हैं, इनमें से आप एक ले लें। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, मैं जावेद नासिर को, जनरल जावेद नासिर को मैं चाहूँगा। समरी वापस चलेगी। अच्छा, वापस चलेगी। GHQ ने फिर नए नाम भेजे जिसके अंदर जनरल नासिर का भी नाम डाला, हालांकि वो पहले 1, 2, 3 वगैरह नहीं थे। तो मतलब ये है कि ये एक GHQ का जो रोल है वो एक पोस्ट ऑफिस के तरीके का है, एक एडवाइजरी रोल है। कोई उसकी हैसियत सियासी तौर पे हैसियत है, मगर कानूनी तौर पे हैसियत नहीं है। ठीक। अच्छा, तो अब बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी ने तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू वाजे कर दिया। ठीक है कि हम चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर को और हम इसी को लगाएंगे, और हम नहीं चाहते कि जनरल फैज़ का नाम भी आए उस लिस्ट के अंदर।
मगर अब GHQ शायद इस किस्म की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर 5 नाम भेज देगा। और 5 नाम का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं बता दूं आपको कि 5 नाम इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि अगर एक ही वक्त पे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी हो, मगर अगर अलग अलग करनी हो, मतलब रिटायरमेंट अलग डेट हो भी सकता है। अच्छा। आमतौर पे एक ही वक्त पे होता है। 2013 के बाद से जो है ये एक ही दिन में प्रोसेस होता है। मगर आर्मी चीफ की अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो वो भी अगर से 1 साल की हो तो फिर फ़र्क पड़ जाता है ना। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स पहले रिटायर कर जाएगा, आर्मी चीफ 1 साल के बाद करेंगे, तो फिर जब अपॉइंटमेंट की बारी आएगी तो उससे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स अपॉइंट हो गया होगा। तो इसलिए जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक ही वक्त पे करनी होती है, क्योंकि एक ही वक्त पे दोनों पहले प्रमोट हुए होते हैं या अपॉइंट हुए होते हैं और रिटायर कर रहे होते हैं, तो फिर 5 नाम भेजने पड़ते हैं, उनमें से 2 चूज़ करने पड़ते हैं। तो आज भी वही सिचुएशन है कि 5 नाम कम से कम आएंगे, जिसमें से 2 नाम सिलेक्ट होंगे। मगर अगर वो कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री या GHQ को कहती है कि जी 6 नाम भेज दें, 7 नाम भेज दें, तो दे विल हैव टू सेंड दैट। और अगर वो नहीं भेजते, और यही जो इशू बन रहा है कि अगर वो बैठे रहते हैं नहीं भेजते, तो डजेंट मैटर, सब सीनियरिटी और सारे नाम तो डिफेंस मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं। सेक्रेटरी को ऑर्डर आएगा कि जी आप सीनियर मोस्ट 5 नाम जो हैं या ये 5 नाम हमें भेज दें, हम इसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ख़त्म। तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अलबत्ता फ़ौज के साथ झगड़ा नहीं लेना चाहिए, फ़ौज की लीडरशिप के साथ, ख़ुसूसन जनरल बाजवा के साथ ताउन तरीके के साथ इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि जनरल बाजवा को भी ही शुड जस्ट प्रेजेंट द 5 नेम्स, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड किसको उन्होंने करना है। जनरल बाजवा को इस वक्त वो भी अब कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, किसी किस्म की रिकमेंडेशन या नॉन रिकमेंडेशन नहीं करनी चाहिए। अगर वो सियासी तौर पे न्यूट्रल हैं तो फ़ौज के बारे में भी उन्हें अब न्यूट्रल हो जाना चाहिए। ठीक, तो जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के आर्मी चीफ की तकर्री पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेहकाक को बुलडोज़ किया गया, तो हम घुंघरियाँ डालकर नहीं बैठे, हम बात करेंगे। अच्छा, वो बुलडोज़ क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है कि प्रेशर डाला जाए बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि आप आसिम मुनीर को मत लगाएं, या आप चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जिसको लगाने जा रहे हैं उसको मत लगाएं, हमारी ये रिकमेंडेशन है, फ़लाने को लगाएं। और अगर इंसिस्ट करें और ये ब्लैक एक किस्म की धमकी हो कि फिर ठीक है हम बैठे हुए भी हम समरी नहीं भेजते, तो फिर उनका ये कहना है कि ठीक है, फिर वो जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो खुल के आएंगे बात, अभी तो नाम नहीं लिए जा रहे ना, फिर वो खुल के नाम लेंगे और कहेंगे जी जाओ हम खुद ही कर लेते हैं, और कानूनी तौर पे वो कर सकते हैं। तो अभी ये बेसिकली जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम भी चुप नहीं रहेंगे अगर आपने कोई इस किस्म की कोई नाजायज़ प्रेशर हमारे पे डालने की कोशिश की। मसला ये है कि मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से तो प्रेशर आ रहा है ना, अगर ना आ रहा होता तो ऐसी बात ना होती। प्रेशर तो आ रहा है, ये जो डिले हो रही है ये कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। और हम सब लोगों ने जो तबसरे किए हैं वो यही कहा है कि इस वक्त एक ग्रुप है जो नहीं चाहता कि जनरल आसिम मुनीर बने, क्योंकि वो समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने आउस्ट किया था, तो शायद कोई जब वो आ जाएं तो इंतकामी कार्रवाई ना हो, इसलिए शायद मुनासिब नहीं है उनको लगाना। तो ये जिसे कहते हैं ना एंटी आसिम मुनीर ग्रुप। फिर वो लोग हैं जो कि जिनकी कुछ हमदर्दियाँ पहले भी इमरान खान के साथ रही हैं, जनरल फैज़ की ओपनली, और एक और जनरल के बारे में ये कहा जा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे क्या पता, जनरल फैज़ का तो सबको पता है कि उनकी हमदर्दियाँ कहाँ थी, मगर किसी और के बारे में इल्ज़ाम लगाना इज़ नॉट राइट। तो अलबत्ता ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जो कहना है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ग्रज होल्ड करते हैं, देखिए जब रियासत के जहाँ इंटरेस्ट आ जाते हैं ना, वहाँ ज़ाती ग्रज वज की कोई बात नहीं होती। और अभी तो ज़्यादातर तबसरे तो यही हो रहे हैं कि मियाँ साहब ने फ़ैसला तो कर लिया है कि आसिम मुनीर साहब को लगाएंगे, मगर आसिम मुनीर साहब की रेपूटेशन ये है कि ही इज़ अ वेरी थरो एंड फेयर मैन एंड बैलेंस्ड मैन, और वो किसी की साइड भी नहीं लेंगे, वो हकीकत और सच की साइड लेंगे जब भी ऐसा कोई वक्त आएगा। तो फिर अंग्रेज़ी का मुहावरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर, कि मतलब है कि अगर किसी को नाराज़ करना है तो दोनों साइड्स को ही नाराज़ करेंगे, ये नहीं कि एक को नाराज़ करेंगे दूसरे को खुश करेंगे। सही। अच्छा सेठी साहब, अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है अपॉइंटमेंट का, वो चाहे तो इख्तियार कर दें, प्रोसेस बाद में होता रहेगा, लेकिन और ये जो समरी भेजना है ये एक रिवायत है, ये कानूनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो भी इस वक्त नाम अनाउंस ही नहीं कर रहे? सही कह रहे हैं आप,
यही मैंने कहा कि कानूनी तौर पे तो ज़रूरत नहीं है, और मगर अभी भी नहीं। और मेरा ख्याल है यही है कि कोई बदमज़गी ना हो, बातचीत कर ली जाए और जो हुकूमत चाहती है वही नाम आए, और अगर कोई छोटी मोटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी है तो चलो फिर जनरल फैज़ का नाम डालना डाल लें, कोई बात नहीं, हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। आपका एक फ़ौज का भी एक तरीका है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो ठीक है, तो आप नाम भेज दें। ये 5 सबसे ऊपर नाम आ जाएगा आसिम मुनीर साहब का, उसके बाद आएगा जनरल सायर का, फिर आएगा जनरल अज़हर का, फिर जनरल नुमान का, और फिर उसके बाद जनरल फैज़ का। तो भेज दें आप 5, तो हम देख। अब वो बात ये, मेरा जो अपना ख्याल है ये ख़त्म हो गया ना, ये मैं कहना इसे समथिंग ना हो, मतलब ये इसके बाद और तो नहीं कोई सवाल आपके पास? मैं सवाल है मेरा, आपने कहा कि बदमज़गी पैदा हो जाएगी, तो वो बदमज़गी कौन पैदा करेगा, और अगर पैदा होती भी है तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? शोर शराबा हो जाएगा, हंगामा राई हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अदालत चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? नहीं, देखिए ये अदालत वाली बात जो है ख़तरनाक है, उसकी मैं बता देता हूँ क्यों। यहाँ तो हर सियासी इशू को अदालत में ले जाते हैं, जब अदालत में ले जाते हैं तो वहाँ कोई जल्द फैसले नहीं होते, और वहाँ भी कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले नहीं होते, वहाँ भी जो भी फैसला होता है वो भी कंट्रोवर्सी बन जाता है। सियासत अगर आप अदालतों में ले जाएंगे तो यही होगा, वो सियासत बाय डेफिनेशन कंट्रोवर्शियल है। तो मेरा ये ख्याल है कि नहीं होगा ऐसे। धमकी ज़रूर है यही कि हम कानूनी तौर पे हमारा हक है, आईनी तौर पे वगैरह वगैरह, मगर मेरा ख्याल है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेक होल्डर्स के अंदर मैं समझता हूँ 4-5 स्टेक होल्डर्स हैं। एक है हुकूमत, एक है प्रेसिडेंसी, एक है इमरान खान, एक है GHQ ओब्लिक आर्मी चीफ। इमरान खान को निकाल दें, बिकॉज़ वो तो किसी की बात सुनते नहीं हैं और वो अपनी बात ही करते हैं, मगर बाकी 4 जो हैं उनका जो रवैया है वो एक चीज़ उनके लिए बहुत अहम है। आरिफ अलवी साहब तो पार्टी के आदमी हैं, वो तो अगर इमरान खान सख्ती से उनको कहते हैं कि एक काम करना है आपने, तो शायद वो मजबूर हो जाएं करने को। मगर बाकी जो है ना लोग, उन्हें इस बात का बड़ा फ़िक्र है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसके साथ अदालतों में घूमना फिरना चला हो और मईशत जो है वो बिल्कुल क्रैश कर जाए। बिकॉज़ अगर ये मामला इस्लामाबाद से 26 तारीख तक हल नहीं होता और प्रेसिडेंसी में जाकर रुक जाता है, या उससे पहले रुक जाता है कि खान साहब की 26 तारीख की जो जलसा जुलूस और इस किस्म की बात, तो फिर ये है कि ये जो इस वक्त जो धमकी आ रही है, जो कि आप शायद आज डिस्कस करना भी चाहेंगी, ये डिफ़ॉल्ट और इकोनॉमिक क्रैश, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। और अगर अदालतों में आप घूमेंगे तो फिर ये जो एड आनी है ये सारी बंद हो जाएगी, और जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये और भी गिरने शुरू हो जाएंगे, और ये अनसर्टनिटी ऑलरेडी बड़ी हर्ट कर रही है। अब तो सारे मानते हैं कि वन रीज़न कि ये मईशत जो है उठ नहीं रही है वो इसीलिए क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी और स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही। स्टेबलाइजेशन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद बिल्कुल गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, कोई और चीज़ नहीं होगी जो उनको हिला सकेगी। एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा, वो सारे ये जो ज़ख़म हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर और बाहर, मेरा ख्याल है उनकी यही कोशिश होगी कि इनको ठीक किया जाए और न्यूट्रल रहा जाए, और गवर्नमेंट को कहा जाए करें जल्दी से मईशत को रिस्टोर करें, और जब वक्त आता है इलेक्शन का, इलेक्शन कराएं ताकि हमारी जान छूटे ये सब चीज़। ठीक, तो अब प्रेडिक्शन आप क्या करने जा रहे हैं? प्रेडिक्शन ये करने जा रहा था कि अभी सब फोकस हुआ है आर्मी चीफ, क्या ये मुमकिन है कि शायद वो मसला हल हो गया है? क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि जी बस गवर्नमेंट ने अब ख़त लिख दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि जी आप समरी भेजें। अब GHQ भेजता है नहीं भेजता वो अलग बात है, अब समरी आई कल आ जाएगी, और परसों कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में ये ऐलान होना चाहिए। अगर ना हुआ तो आप समझिएगा बहुत और मसले बन गए हैं और आपको ख़तरे नज़र आने चाहिए, मगर 24 तारीख को ये फ़ैसला हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जहाँ शायद बात अटक गई है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं अटकी। अच्छा, हाँ, मैं समझता हूँ शायद वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के ऊपर ना अटक गई हो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कौन होगा। ये सुनने में ये भी आ रहा है, आई एम नॉट 100% श्योर, इसलिए मैं क्लियर कर दूँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि आसिम मुनीर के ऊपर तो एग्रीमेंट हो गई है, मगर क्या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कौन बनेगा? वहाँ सीनियर मोस्ट जनरल सायर बनेंगे, जनरल अज़हर बनेंगे, जनरल नुमान बनेंगे, या कोई और बनेगा? तो क्योंकि ये सारे बैच एक ही है, इनकी सबकी जो सीनियरिटीज़ हैं वो लगभग 10-15 दिन इधर उधर, महीना इधर उधर है, मगर देर ऑल सीनियर।
तो इन सब में से सीनियर मोस्ट कौन बनेगा? तो मेरा ख्याल है कि जो लाइन आ रही है GHQ से वो यही आ रही है कि ठीक है, आसिम मुनीर साहब इज़ चीफ, तो आप जनरल साहिर को आप बना दें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स। मगर जनरल साहिर और जनरल अज़हर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो ये हो सकता है कि जनरल साहिर को ना बनाएं और जनरल अज़हर को बना दें। मेरा ख्याल है और तीसरे किसी की और चांस शायद ना हो। सही। अच्छा, जाते जाते ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि आर्मी चीफ की तैनाती पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन एक और अहम बयान भी आया है। जब शहबाज गिल से पूछा गया कि आर्मी चीफ से मुतालिक उनकी राय है क्या है, तो हम क्लिप ना देख लें? दिखाओ, क्लिप दिखाते हैं जी, दिखाएगा। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੇਣ ਦਿਓ, ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। बात ये देखिए जी, ये इस वक्त इस सवाल का जवाब देना भी बड़ा ख़तरनाक है। मैंने पहले भी कहा था, वो कहते हैं कि उन्हें इस वक्त मैं कुछ ऐसी बात कर दूं जो कि कल को मेरे गले पड़ जाए, तो फिर तो वो तो पहले ही डरे हुए, पहले ही बड़ी डरे हुए। इसलिए मेरा ख्याल है अच्छा किया उन्होंने कमेंट नहीं किया। किसी को यहाँ कमेंट नहीं करना चाहिए कि कौन बनेगा या कौन बनेगा। तो एक बात है, प्रेडिक्शन, वो गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। किसको बनना चाहिए ये इसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, इख्तियार भी नहीं है ये। इसके ऊपर लेट इट रिमेन, ये गवर्नमेंट फैसला करे और भुगते उस फैसले को। हम कौन होते हैं कहने वाले कि फलाने को बनना चाहिए, फलाने को नहीं बनना चाहिए। राइट। अच्छा सेठी साहब, नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ अहम तैनाती होने जा रही है, वो यूरोप में छुट्टियों पर रवाना हो गए हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी 24 नवंबर को जा रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर, तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। इस पर मैं बात करना चाहूँगी। ब्रेक से वापस आएंगे और ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ इस अहम मौके पर जो यूरोप रवाना हो गए हैं छुट्टियों के लिए, और शहबाज शरीफ भी 24 नवंबर को जा रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की, और वज़ीर दिफा भी साथ जा रहे हैं, और जो PM हाउस है उसमें आसिफ जरदारी साहब भी पहुंचे हैं और मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये मामला तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या हो रहा है कि वो छुट्टियों पर क्यों गए। सबसे पहले ये बताएं कि इस मुलाकात में क्या हुआ है, ये मुलाकात में क्या हो रहा है? देखिए, जरदारी साहब को मैं कहता हूँ डॉक्टर जरदारी, और PhD की हुई उन्होंने 2 दफ़ा सियासत में, और वो उसी वक्त सामने आते हैं जहाँ जबकि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवानी हो। अदरवाइज़ अगर कोई हार्ड लाइन लेनी हो तो पीछे बैठे रहते हैं, तुसी फैसले करो। तो जब किसी को मनाना हो किसी चीज़ पे या कॉम्प्रोमाइज़ करनी हो तो जरदारी साहब पहुँच जाते हैं। मुफाहमत के बादशाह हैं। मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब। लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, वो कहना यार मुका करो, डील करो, कुछ ले हो तो कुछ दे हो तो काम कराओ आगे। प्रैक्टिकल बात। हाँ, प्रैक्टिकल बात। तो वो मैं अगर वो पहुँचे हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो इससे बंदा ये कंफर्म कर सकता है या सोच सकता है कि वहाँ वो शहबाज शरीफ साहब को कोई एडवाइस देने गए हैं, जो कि आप फ़ोन के ऊपर नहीं दे सकते, या आप जब तक सामने ना बैठे हों, कुछ लंबी बात ना की जाए, कुछ समझाया ना जाए कुछ, तो उस वक्त तक। तो जरदारी साहब जो वहाँ पहुँचे हैं, मेरा ख्याल है इसी चीज़ के ऊपर पहुँचे हैं। नंबर 2-3 बातें वो कहेंगे कि हमने फ़ैसला तो कर ही लिया है, बिलावल का भी बयान आ गया है, हमारे भी बयान आ गए हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का हक़ है, आप आसिम मुनीर साहब को लगाएं, इत्तफाक़ है इसके ऊपर सबका। अगर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के ऊपर अगर कोई थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है जनरल बाजवा के लिए, क्योंकि जनरल बाजवा आप जा रहे हैं और उन्होंने भी कुछ वादे किए होंगे अपने लोगों को और कुछ, तो इसलिए फेयरवेल जो है एक बात उनकी मान ली जाए, मेन बात तो आपकी मानी जा रही है। तो शायद मेरा ख्याल है ये कहने गए होंगे कि अगर बाजवा साहब इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जनरल साहिर को लगाना चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब कहेंगे कर लो, कोई गल नहीं, लड़ाई झगड़े ना करो। उधर से क्या जवाब आएगा क्या नहीं आएगा, दैट आई कांट से। मुझे ये नहीं पता क्यों उनकी प्रेफरेंस या जनरल साहिर के लिए नहीं होगी, किसी और के लिए होगी, आई डोंट नो। मगर देखिए अफवाहें तो बहुत चलती हैं ना, लोग बातें तो बहुत करते हैं, और इंटरनेट सोशल मीडिया भरा हुआ है कि वो ग्रुपबाजी कि फ़लाना जो है वो फ़लाने ग्रुप का आदमी है, फ़लाना जो है वो प्रो इमरान है, फ़लाना जो है वो
ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट बनी थी उसमें उसका बड़ा रोल था, सो ऐसी बातें चलती हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं। जरदारी साहब ये बात करने गए होंगे। अब क्या शहबाज शरीफ साहब उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते, आई कांट से, मगर डेफिनेटली जरदारी साहब कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ आसिम मुनीर बट ऑन द क्वेश्चन ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स। ठीक। तो एक तो ये। अब आपने दूसरा सवाल क्या था आपका? नवाज शरीफ साहब छुट्टियों उठ के चले गए हैं छुट्टी के लिए। यार नहीं, वो छुट्टी वुट्टी नहीं है, वो सिचुएशन ये है कि आपको याद होगा पिछले साल जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने पूरी लॉबिंग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर हैं और इनको निकाला जाए यूके से। और ये तो क्या कर रहे हैं, सफारती पासपोर्ट भी नहीं दे रहे थे ना? नहीं दे रहे थे। और तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने और गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा जी चले जी पैक योर बैग्स, अब आप नहीं रह सकते यहाँ, यू ओवरस्टेड। क्योंकि जब बंदा वहाँ जाता है तो एक विज़िटर वीज़ा के लिए के ऊपर जाता है। विज़िटर वीज़ा 6 माह से ज़्यादा का नहीं देते यूके वाले। 6 माह का ये मतलब होता है कि आप 6 माह के लिए आए हैं एंट्री, वैलिडिटी आपके वीज़े की 5 साल या 10 साल हो सकती है, या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती वीज़े की। मगर ये कि आप कितनी देर एक स्टेज पे रह सकते हैं, वो कुछ उसमें पाबंदियाँ होती हैं। तो मियाँ साहब जब पासपोर्ट नहीं था तो वो इनडेफिनेट स्टे जो है वो नहीं क्लेम कर सकते थे। तो इसलिए फिर ब्रिटिश हुकूमत ने कहा जी फिर आप पैक योर बैग्स। इन्होंने अपील की लास्ट अगस्त, वो अपील अब चल रही थी, मगर अब इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया है। ठीक, इसीलिए वो अपील वापस ले ली है। इसीलिए वो अपील इन्होंने अब वापस ले ली है, बिकॉज उसकी अब वो वैसे ही रिजेक्ट हो जानी है, तो उससे बेहतर ये है कि आप वापस ले लें। मगर अब वो मसला बन गया ये कि आप तो यहाँ से इतने साल से हैं, तो वो भी एक कानून का प्रॉब्लम बन जाता है। वहाँ 6 माह से ज़्यादा आप एक विज़िट पे नहीं रह सकते। तो फिर ये है कि ठीक है आप सैर करने चले जाएं बाहर, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते के लिए आप यूके से बाहर चले जाएं, फिर आप आ जाएं और आप 6 महीने फिर रह सकते हैं। तो एक विज़िटर वीज़ा जो होता है वो इसी किस्म का विज़िटर वीज़ा होता है। तो हो सकता है कि ये सोचा हो कि अब क्योंकि अब वो हमने अपील विड्रॉ कर ली है, अब हमें जाना पड़ेगा, अभी हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि हम एग्ज़िट करके यूरोप का दौरा कर लें, थोड़ा सैर वैर भी हो जाए, टेंशन दूर हो जाए। टेंशन तो काफ़ी होगी आजकल और फैमिली के साथ। अच्छा, मियाँ साहब बहुत फैमिली में बड़ा यकीन रखते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं फैमिली के अंदर, फैमिली ओरिएंटेड। हाँ, वो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सारे हों, ताया अब्बू अब्बू सब मज़े में लगे रहते हैं। तो इसलिए वो यूरोप चले गए और मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन तक आ जाएंगे, और ये उस वक्त तक हमला भी तय हो जाएगा होगा, ताकि टेंशन नहीं रहेगी। तो शहबाज शरीफ ने ऐसे टाइम पे दौरा क्यों रखा तुर्की का? अच्छा नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल ये दौरा जो है ये कोई इस वक्त कोई प्लान किया है। ये चीज़ें काफ़ी पहले प्लान होती हैं। प्राइम मिनिस्टर का दौरा ये नहीं होता उठ के चले जाएं, मैं आ रहा हूँ खोलो दरवाजे, नहीं ऐसे नहीं होता। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, फॉरेन ऑफिस पूरी प्लानिंग होती है दोनों साइड से, तो ये डेट पहले से तय हुई होगी। इनका ये शायद ख्याल था कि उस वक्त तक ये सारा मामला तय हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर क्योंकि ये हुआ तो इसलिए अब उसको डिले नहीं किया जा सकता। और टर्की ऐसा मुल्क है जो कि आपका बहुत ब्रदरली मुल्क है, और शहबाज शरीफ साहब के अपने बड़े ज़ाती तल्लुकात हैं अर्दोगन साहब के साथ, टर्किश प्रेसिडेंट के साथ, बहुत करीबी, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं टर्किश इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है ही फेल्ट के ये तो जाना है, इसीलिए 24 को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग कॉल कर ली है, और मेरा ख्याल है वो अनाउंस करके तो चले जाएंगे। और अगर अनाउंस करके नहीं जाते तो फिर वो 26 को वापस आ जाएंगे। सही, 26 को वापस आ जाएंगे तो फिर 27 को कर देंगे, ये 26 को आके कर देंगे। तो मेरा ख्याल है इसको इससे ज़्यादा इससे नहीं कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सेठी साहब, जो अभी इस वक्त बात हो रही है CDS की, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप, जो 92.53% जो है वो शूट कर गया है, और इसकी बुनियादी वजह करार दी जा रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो क्या इस तैनाती के बाद ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? क्या मामला होगा? इस पर मैं बात करूँगी। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद कुछ आमदीद। सेठी साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो मौशी सूरत हाल है ये तब तक वल्नरेबल रहेगी जब तक ये जो कुछ मामला हैं हुकूमत और इमरान खान के दरमियान कुछ सेटलमेंट नहीं हो जाते, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। देखिए, ये जो डेट स्वैप शॉप की बात हो रही है ना, ये लोगों को समझ नहीं है एक चीज़ क्या है। इस वक्त जहाँ मेन ख़तरा होता है वो ये नहीं है कि जी आपके इम्पोर्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी लग जाएगी या ये हो जाएगा, वो तो आप इंपोर्ट्स बैन करके अपनी रिजर्व्स को बचा सकते हैं, सो ऑन। वो टेम्प्रेरी मेजर्स बहुत से होते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी के पैसे देने हैं,
इंटरनेशनल अदारे के, और वो पैसे आप नहीं दे पा रहे, और वो इंटरनेशनल अदारा ऐसा है जिसके साथ आपके सारी एक्सचेंज रेट्स और करेंसीज और क्रेडिट रिस्क और रेटिंग्स वगैरह का ताल्लुक है, वो होते हैं आपके इंटरनेशनल बॉन्ड्स जो आपने प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल में आपने पैसे बोरो किए हुए होते हैं। पाकिस्तान ने 3-4 बॉन्ड्स फ्लोट किए हुए, एक लोन है कोई 1 बिलियन के करीब का, वो जो कि अब दिसंबर में मैच्योर होने जा रहा है, फिर एक 2024 में एक मैच्योर होने जा रहा है, फिर 2028 है या 27 है, फिर आगे आगे है वो कोई शॉर्ट टर्म। अब सबसे इशू ये था कि ये जो दिसंबर में जो बॉन्ड है, यहाँ पाकिस्तान ने पैसे देने हैं, जिन लोगों ने बॉन्ड्स ख़रीदे हुए हैं, क्रेडिट दी हुई है पाकिस्तान को, वो मैच्योरिटी पे आ रहा है, आपने सबके पैसे वापस करने हैं। तो उसके जो इस वक्त, और वो खर्चा ये था कि शायद क्या ये $1 अरब दे सकें कि नहीं, तो वो कोई खर्चा नहीं है, फिक्र नहीं है, वो उसके ऊपर रिटर्न बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए ना 1 महीना रह गया है, अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर में लोगों ने अपने बॉन्ड को दे के और पैसे लेने, तो अब वो 1 महीने के अंदर उसका जो इस वक्त रेट चल रहा है $100 का वो है, समझे £100 का या $100 का है, तो 93 के पे पहुंचा हुआ है कि आप अगर 93 पे बिक रहा है आप ख़रीद लें, और 1 माह के बाद आपको $100 भी मिल जाएंगे उसके पीछे। तो जितनी वो, तो वो उसका ये मतलब है जो 93 के ऊपर जो ₹7 हैं, दैट्स क्वाइट अ हाई रिटर्न। 1 महीने के अंदर आपको ₹7 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर साल का हो तो आप 93-98% आपका रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है, तो इसलिए वो रेट बढ़ गया अब, मगर कोई इसमें कोई इशू नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं होना, वो पे कर देंगे। डर ये लगा हुआ है कि इस वक्त आपके रिज़र्व्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बैंक के जो पास पैसे बैंक में होते हैं वो गिरते जा रहे हैं, और आपकी रिमिटेंसेस जो हैं वो भी गिर रही हैं। अब 2 किस्म की रिमिटेंसेस होती हैं, एक ये होती है जो कि बैंक के ज़रिए आती, उसको फॉर्मल रिमिटेंस में गिना जाता है, जो हुंडी के ज़रिए आती है उसको गिना नहीं जाता, तो क्योंकि वो बैंक के पास नहीं होते पैसे। हो ये रहा है कि इस वक्त जो बैंक का रेट है पाउंड का या डॉलर का, और जो फ्री मार्केट का रेट है उससे काफ़ी बड़ा स्प्रेड आ गया है। आमतौर पर तो ये होता है ना, आप जाएं लेके पैसे मार्केट में किसी मनी चेंजर के पास, वो कह लो जी मैंने £100 चाहिए देने या $100 चाहिए देने, वो कहना जी रेट है, अच्छा ये तो मैं बेचन जा रहा था, मैं ख़रीदना तो कितने का रेट दोगे, वो $1-2 ऊपर नीचे हो। जब आप ख़रीदते हैं तो आप $2 महंगा ख़रीदते हैं, जब आप बेचते हैं तो $2 सस्ता बेचते हैं। मगर वो जो गैप है ना $2 का या ₹1.5 का, वो बहुत बढ़ गया है बिटवीन मार्केट एंड बैंक्स, तो जिसकी वजह से बहुत से लोग जो बैंकों के ज़रिए अपने घर पैसे भेजते थे रेमिटेंसेस, उन्होंने अब हुंडी के ज़रिए भेजने शुरू कर दिए, उनको रेट अच्छा मिल रहा है, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टेट बैंक का नुकसान होना शुरू हो गया गवर्नमेंट का। तो ये एक इशू बना हुआ है इस वक्त, तो और रिज़र्व्स गिर रहे हैं। जब रिज़र्व्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और ये जो रिज़र्व्स हैं आपके टोटल इस वक्त इंपोर्ट जो आप करते हैं कोई 70-80 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट है, और आपके पास सिर्फ $9 बिलियन इस वक्त आपके पास जेब में है। इसका ये मतलब है कि 1 महीना 3 वीक्स का कहा जा रहा है, 3 वीक्स 1 महीना आपके पास है, पैसे अगर ये बढ़े ना बढ़ाए ना गए तो देने पड़ गए सबके पैसे, तो 1 महीने के बाद आप दिवालिया हो जाएगा, तो वहाँ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस किस्म की इकॉनमी जहाँ 80 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो या 70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो, तो कम से कम आपको 3 महीने के रिज़र्व्स तो होने चाहिए। यहाँ तो 3 हफ्ते के रिज़र्व पे आ गई, तो इसलिए ये फ़िक्र, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिसका हवाला भी मैंने कहा कि अगर ये अदालतों में चले गए फिर तो पट्ठा गोल, फिर तो आप देखिएगा कि एकदम दे विल बी अ मैड क्राइसिस, और उस क्राइसिस के अंदर बहुत सी डिफ़ॉल्ट्स होनी शुरू हो जाएंगी, और बिकॉज लोग समझेंगे हुण तो मसले बन गए, पंगा ले लिया फौज के नाल, और अदालत पहुँच गए ने, और अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग अपने पैसे पुल करेंगे फेंकेंगे, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसीलिए तज्ज़ियाकार ये है जो इस बात को समझते हैं कि फ़ौज में कोई ऐसा फ़ैसला फ़ौज नहीं लेगी, फ़ौज की क़यादत, जिसके साथ मईशत का नुकसान हो जाए, इसलिए और हुकूमत भी ऐसा फ़ैसला कोई नहीं करेगी। खान साहब जो है उनका तो रवैया आपने देख ही लिया, वो तो कहते हैं भाड़ में जाए हुकूमत, भाड़ में जाए मईशत, मैंने जो करना है वो करना है, बाकी देखा जाए। तो सेठी साहब ये जो फ़र्क है इंटर बैंक का और जो ओपन मार्केट का फ़र्क आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसको इस गैप को फिल क्यों नहीं कर रहे? वो इसीलिए आ रहा है ना जी कि गवर्नमेंट की अगर इसको फिल करते हैं तो जो डॉलर स्टेट बैंक के पास है वो फिर मार्केट में देने पड़ेंगे ना।
सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना। ठीक, जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपके रिजर्व्स गिर जाएंगे। अगर डॉलर आसानी से मिलना शुरू हो जाए फ्रॉम द बैंक्स, इस वक्त तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं ना बैंकों की, तो इसलिए रेट जो है उसको रोक के रखा हुआ है। अगर वो खोल देते हैं तो फिर आपके रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे, बाकी बैंक, स्टेट बैंक को कहेंगे पैसे दें, लोग खरीद रहे हैं। तो ये इसलिए इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर टेक्निकल इश्यूज। मगर ये जो गैप बढ़ गया है इसको नैरो करने की ज़रूरत है, मगर अभी रिसोर्सेज नहीं है इसको नैरो करने के लिए। सही। तो डार साहब ने तो बहुत दावे किए थे कि 200 से नीचे इसकी एक्चुअल प्राइस है और 200 से नीचे फ़ौरन आ जाएगा, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था क्योंकि जो डार साहब हैं उनको ये कहा जाता है कि डॉलर को मेंटेन करने में वो बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनका ये वादा था, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो डिले आई है वो क्यों नहीं हुआ, उसकी दो वजूहत हैं। आखिरी पहली बात ये कि जो IMF से पैसे आने थे वो अभी तक अगली ट्रांच के वो नहीं आए। तो सऊदी अरेबिया से जो आने थे अभी तक नहीं आए। चाइना का जो लोन डिफरमेंट करनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसकी कागजी कार्रवाई। वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आने थे फ्लड्स के लिए तो थोड़े से आ गए हैं, मगर बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए आने थे वो नहीं है। सब इंतज़ार में बैठे हैं कि एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाए फिर पैसे देते हैं। तो ये वो बन गया है कैट एंड माउस कि जी पहले क्या आया, या चिकन एंड एग वाली बात आ गई। वो कहते हैं स्टेबल करो तो तुहानू पैसे देने हैं, ये कहते हैं पैसे दो तो स्टेबल हो जाओगे। तो ऊपर से खान साहब लगे हुए हैं, कहते हैं ना पैसे लेने हैं ना स्टेबल होने देना है। ये ड्रामा हो रहा है, उनके मफाद में यही है ना। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।